बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? लॉ गेट के वो स्टूडेंट्स जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में किसी भी तरह की मुश्किल पेश आती हो, या ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में मार्क्स कम आते हों, या ये सब्जेक्ट उन्हें खुश्क लगता हो, या तैयारी ठीक से नहीं कर पा रहे हो, तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए है। अगर आप इस चार्ट को या इस वीडियो को अपने पास महफूज कर लें और 2 से 3 बार देखें तो इंशाल्लाह 10 में से 10 मार्क्स यकीनी होंगे। ये चार्ट इंतहाई मेहनत के साथ बनाया गया है। अगर आप इसको इस तरीके से फिंगर टिप्स पे ले आएंगे तो इंशाल्लाह इसमें से 10 में से 10 मार्क्स ज़रूर आएंगे। वो चार्ट कैसा है ज़रा देख लें आप। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो इससे ना आप परेशान होइएगा। अगर आपका इस वीडियो या 10 या 15 मिनट लगा के 10 नंबर इंश्योर होते हैं तो मेरे ख्याल से मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। तो ये देखें, इसमें मैंने हर तरह के जो कीवर्ड्स हैं वो ऐड कर दिए हैं, और आपने तैयार कैसे करना है ये बिल्कुल आसान सा चार्ट बना दिया है। सबसे पहले देखें, आपको डेट का पता होना चाहिए कि किस डेट को ये अडॉप्ट किया गया। डेट मेंशन कर दिया है। उसके बाद आर्टिकल 1 में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं उसके मैंने कीवर्ड्स बना दिए हैं। मसलन शैल बी 100%, अगर वो आपसे मे बी शैल बी का पूछना चाहता है तो मोस्टली इसमें शैल बी यूज़ हुआ है। दूसरा, वो आपसे पूछ सकता है कि ये जो है कौन सा है, फेडरल है या किस नाम से जाना जाएगा। अक्सर इसमें से वो एक सवाल ज़रूर देता है, तो या तो वो फेडरल को अंडरलाइन कर लेगा, स्किप कर लेगा, ब्लैंक में ले आएगा, या फिर टू बी नाउन को ले आएगा। और इसमें जो तीसरी अहम बात है वो ये है, अगर आप आर्टिकल 1 का बी देखें, इस्लामाबाद कैपिटल और फेडरल कैपिटल, तो इसको ज़रा आप देख लेंगे। उसके बाद सी देखिए, सी में मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, जैसे वो मे बी, क्योंकि पहले में तो शैल बी आ रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि अब यहाँ पर शैल बी आएगा या मे बी आएगा। तो आर्टिकल अगर 1 देखें उसमें तो पहले शैल बी आएगा। अगर हम आर्टिकल 1 का सब क्लास सी देखेंगे तो इसमें मे बी है और दूसरा एसेशन है, यानी कि अगर वो ज़रूरी समझता है तो वो इसमें किसी भी तरह की तब्दीली कर लेगा। आगे देखिए 4 में देखिए, इसमें मैंने अंडरलाइन कर लिया है एडमिट को। तो इसमें आप गिनती के 5 पॉइंट तैयार कर लें। 5 पॉइंट को जब अगर आप फिंगर टिप्स पे ले आएंगे तो इंशाल्लाह आर्टिकल 1 आपका कंप्लीट होगा। अब आर्टिकल 2 में चलें। आर्टिकल 2 सिंपल है, इस्लाम टू बी स्टेट, यानी कि जो मज़हब होगा वो इस्लाम होगा और वो शैल भी इसके साथ लगेगा, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। आर्टिकल 2A में आइए, ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। इसमें मैंने 3 MCQs निकाल दिए हैं। इंशाल्लाह इसमें से कोई एक ज़रूर पूछेगा आपसे। नंबर 1 पे प्रिंसिपल एंड प्रोविजन है, दूसरा सेट आउट है, तीसरा सब्सटेंटिव पार्ट है। इन तीनों में से कोई एक MCQ आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह आर्टिकल 3 पे आइए। साथ साथ मैंने थोड़ी सी आपकी ये याद दहानी के लिए उर्दू भी लिख दी है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। किसी का हक नहीं खाने दिया जाएगा। इसमें 5 बातें हैं, पाँचों में से कोई एक ही पूछ सकता है। किसकी बात हो रही है? स्टेट की हो रही है। शैल इंश्योर, वो हर हाल में इंश्योर करेगा, यकीनी बनाएगा क्या चीज़, फंडामेंटल प्रिंसिपल को, और हिज एबिलिटी अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। तो ये 5 पॉइंट बना दिए हैं, इसको आप ज़रा देख लेंगे। इसी तरह आर्टिकल 4 है, ये देख लें आप। इसमें मैंने आर्टिकल जो 4 है इसके मैंने पार्ट बना दिए हैं ताकि हर पार्ट में आपको समझ में आ जाए कि जैसे अगर आप आर्टिकल 4 का सब क्लास 1 देखें तो इसमें सिर्फ 3 पॉइंट ही बनते हैं। तीनों के तीनों मैंने मेंशन कर दिए हैं। इसको अगर आप याद कर लेंगे इंशाल्लाह इसी में से आपका पेपर बन सकता है, और ये पेपर में 10 में से 10 लेने में ये आपके लिए हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। दूसरा ए में आइए, अगर आर्टिकल 4 का सब क्लास ए देखें तो इसमें ये 4 पॉइंट बनते हैं। इसी तरह आप देखिए आर्टिकल 5, 1 मिनट ठहरिएगा जरा। आर्टिकल 5 क्या है? लॉयल्टी है, यानी कि स्टेट के साथ हमेशा आप वफादार रहेंगे। तो इसमें 3 बातें हैं। और आर्टिकल 6 हाई ट्रीजन, संगीन गद्दारी समझा जाएगा कौन सा अमल अगर कोई एब्रोगेट करता है, सबवर्ट करता है, सस्पेंड करता है। इसके सामने मैंने उर्दू भी लिख दिया है ताकि वो स्टूडेंट जो एवरेज हैं या जिन्हें समझने में किसी भी तरह की मुश्किल आती है वो इसको देख के आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये टोटल 11 बातें हैं इसमें से, आर्टिकल 6 में से। तो ये 11 के 11 अगर आप फिंगर टिप्स पे ले आएंगे तो ये आर्टिकल 6 आराम से तैयार होगा आपको। उसके बाद
इंतहाई अहम जिसमें से एमसीक्यूज पूछा जा सकता है वो है आर्टिकल 7। वो पूछ सकता है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है, क्वेश्चन किस नोयत का हो सकता है ये मैंने मेंशन कर दिया। एज पर आर्टिकल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 द स्टेट मीन्स फेडरल गवर्नमेंट, मजलिस शूरा पार्लियामेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल असेंबली। तो इसका जवाब है ऑल ऑफ देम। अगर वो इनमें से किसी एक को स्किप करता है तो वही इसका आंसर हो सकता है। आगे आते हैं, ये था एक पोर्शन। आप इसको, अगर आपके पास नोटबुक है तो आप नोट कर लें, इसको आप अज्यूम करें कि ये सेट 1 है। सेट 1 डील करेगा आर्टिकल 1 से लेके 7 तक। इसमें से हर हाल में एक एमसीक्यूज आपका पक्का आएगा। आगे चलते हैं, अब है फंडामेंटल राइट्स 8 से 28। देखिए सिंपल 8 आर्टिकल तो यही कहता है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या करता होगा, वॉइड करता होगा, या किसी भी तरह का उसमें इनकंसिस्टेंसी आती है। तो ऐसा कोई भी कानून अगर बनाया भी जाएगा तो वो भी वॉइड होगा। और इसका जिक्र कहाँ है, फर्स्ट स्केड्यूल में। आर्टिकल 9 की बात करें तो सिक्योरिटी ऑफ पर्सन है, इंसानी तहफ़्फ़ुज़ को कैसे यानी कि यकीनी बनाया जाएगा। अब वो स्टूडेंट्स जो पुरानी किताबों से रट्टा मारते आ रहे हैं उनके लिए एक अहम बात है कि अब ये जो 24th अमेंडमेंट आई थी ना, उसके मुताबिक आर्टिकल 9A भी ऐड कर दिया गया है जो डील कर रहा है क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट। यानी हर इंसान का ये हक, उसको हक हासिल है कि उसको क्लीन और हेल्दी जो है ना माहौल वो मुहैया किया जाए। 9A तो इसमें से हो सकता है कि वो पूछ ले, क्योंकि 2024 की अमेंडमेंट है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स की निगाह से ये ना गुजरा हो या उनके इल्म में ना हो कि अमेंडमेंट आ चुकी है, तो वो देख लें। आर्टिकल 10 है, 10A में राइट टू फेयर ट्रायल है। तो ये मैंने इंग्रेडिएंट्स निकाल दिए हैं। अगर आप इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से याद करके लिख लेते हैं या इस वीडियो को 2 से 4 दफ़ा देख लेते हैं तो ये आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल होने वाली है। आर्टिकल 11 में सिंपल आप याद कर लें कि एज लिमिट क्या है, इसमें 14 ईयर है। इसी तरह आर्टिकल 12 है, 13 है, देख लें ज़रा आप। 13 में किसी भी एक जुर्म की 2 बार सजा नहीं मिलेगी। 14 है, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स निकल सकते थे मैंने निकाल दिए, तो इसी में से इंशाल्लाह एक आप देखेंगे पेपर में आया पड़ा होगा। 15 फ्रीडम टू मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ असेंबली है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है। इसमें आप एक बात देख लें कि हर बंदे को यह हासिल है कि एसोसिएशन बना सकता है, मगर फ़ौज का मुलाजिम या सरकारी मुलाजिम किसी भी जमात को ज्वाइन नहीं कर सकता। और ये 6 इंग्रेडिएंट्स हैं, 6 में से किसी एक को अंडरलाइन करके वो आपसे पूछ सकता है। 18 है, 19 देख लें। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने का जो हक है वो किस किस को हासिल है देख लें। स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, प्रेस है, सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, इम्पोज बाय लॉ है। मतलब मैंने इसको इंग्रेडिएंट के साथ लिख दिया ताकि आपको आसानी से याद हो सके। राइट टू इंफॉर्मेशन है। इसी तरह ये फंडामेंटल राइट्स का पूरा चार्ट बना दिया मैंने, आप इसे आराम से देख सकते हैं। और एक सवाल ये 25A यानी कि आर्टिकल 25A है, इससे अक्सर पूछा जाता है। इसमें वो पूछ लेगा आपसे कि एज लिमिट इसमें क्या बताई गई है, 5 to 16 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछा जाता है। अब एक सवाल आएगा प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी से। प्रिंसिपल पॉलिसी क्या है, यानी कि सिंपल आप इस बात को याद कर लें कि रियासत जिस असूलों की बुनियाद पर चलाई जाएगी उसको हम प्रिंसिपल पॉलिसी कहते हैं। तो ये मैंने एक एक दो इसके इंग्रेडिएंट्स निकाल दिए हैं, ये भी आप साथ देख लेंगे। इसमें से भी एक एमसीक्यूज हर हाल में आता है। आर्टिकल आप 33 देख लें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसको आप इग्नोर करेंगे। आपका असल टारगेट अगर पूरा होता है तो बस आप उस पर फोकस करें। ये 37 में मैंने इसको उर्दू में लिख दिया है ताकि आप इसको समझ लेंगे ये क्या कहना चाहता है। और आसान है, कोशिश की है कि इसको मैं आसान करके जितना बना सकता था बना दिया है। अगर ये आपको 10 में से 10 नंबर या 9 नंबर भी लेने में कामयाब करता है तो इस वीडियो का मकसद पूरा हो जाता है। लीजिए, ये था प्रिंसिपल पॉलिसी, इसके 40 आर्टिकल कंप्लीट हो गए हैं। अगला इसको आपने सेट 2 अज्यूम करना है जो डील करेगा 29 से लेके 40 तक। अगर आप सेट बना के आर्टिकल बना के याद करेंगे ना, इससे आपका कोई एमसीक्यूज मिस नहीं होगा,
क्योंकि अभी भी बहुत सारे तलबा को इसके सिलेबस का ही नहीं पता। जब आप सिलेबस के बारे में नहीं जानोगे तो आप 10 में से 10 नंबर कभी नहीं ले पाएंगे। अब सेट 3 अगर हम डील करें तो सेट 3 डील करेगा 50 से लेके 89 तक, और ये डील करता है पार्लियामेंट मजलिस शुरा। अब इसमें देखें आर्टिकल 50 क्या कहता है, पार्लियामेंट यानी कि मजलिस शुरा डील करता है। इसमें 2 हाउस होंगे, एक लोअर हाउस जो डील करेगा नेशनल असेंबली को, अपर हाउस डील करेगा सेनेट को। अब अगर 51 आर्टिकल आपको याद नहीं भी रहते कोई बात नहीं है, लेकिन आप ये याद कर लें कि नेशनल असेंबली में जो सीट्स हैं ना वो 36 हैं, 336, ये एज पर अमेंडेड 20, ये जो अब आई है ना अमेंडमेंट 26, इसमें आप देखेंगे तो ये 336 सीटें हैं। सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना ज़रूरी है, 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, उनका नाम इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए, और डिक्लेयर नहीं होना चाहिए कॉम्पिटेंट कोर्ट की तरफ से कि वो अनसाउंड माइंड है। इसी तरह अगर हम इसका कंपैरिजन कर लेना साथ ही कि नेशनल असेंबली और सेनेट में फ़र्क क्या है। अब इसका आर्टिकल है 59, नेशनल असेंबली में सीट्स कितनी थी 336, और सेनेट में मेंबर्स कितने हैं 96, और 14 ईच प्रोविंशियल असेंबली, हर प्रोविंशियल से कितने होंगे जी 14 होंगे इलेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ये सीट्स हैं एज पर अमेंडेड। आपके पास हो सकता है कि पुरानी बुक हो या पुरानी एमसीक्यूज वाली बुक हो, तो आप इसको करेक्ट कर लें। ये जो नई बुक आई है ना तकरीबन 2024 की अमेंडमेंट के साथ, उसके साथ मैंने इसको तैयार किया। आप देख लें कि टोटल जो सीट्स है ना जनरल सीट्स वो कितनी हैं, ठीक है, वुमेन सीट्स कितनी हैं, और इसी तरह टोटल सीट्स कितनी बनती है 326। अब अगर हम उसकी बात करते हैं कि रिजर्व सीट कितनी है, वो तो 10, वो आप जानते ही हैं। अब आर्टिकल 52 क्या कहता है, आर्टिकल नहीं याद रहता है कोई बात नहीं, आप सिंपल याद कर लें कि नेशनल असेंबली का दुरानिया कितना है 5 साल, सेनेट का कितना है उसका 3 साल है। इसी तरह नेशनल असेंबली में कौन बैठेगा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, और सेनेट में कौन बैठेगा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। अब देखिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अगर ओथ लेते हैं तो उसका जिक्र कहाँ है, 3rd शेड्यूल में, और इसके ऑफिस को ख़त्म कैसे किया जाएगा, कम से कम 7 डेज पहले नोटिस दिया जाएगा, ठीक है, और ये पास होगा वोट्स की मदद से। इसी तरह चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन है, इसका जिक्र अगर आप ओथ की बात करते हैं तो इसका जिक्र भी कहाँ है 3rd शेड्यूल में। ओथ ऑलमोस्ट जितने भी हैं उसका जिक्र 3rd शेड्यूल में दिया गया है। समनिंग है एवरी ईयर, हर साल 3 सेशन का होना ज़रूरी है, मोर देन 120 दिन का होना चाहिए, अगर वर्किंग डेज हैं तो 130 दिन है, और नॉट एक्सीड 2 डेज, 2 दिन से ज़्यादा एक्सीड नहीं होगा, और अगर समन वो विद इन 14 डेज समन करता है। तो ये आप इसको इसी तरह पिन पॉइंट के साथ तैयार करेंगे। इसी तरह क्वारम है वोटिंग का, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसमें से एक एमसीक्यूज ऑलमोस्ट पूछा जाता है, एटलीस्ट 1/4 ऑफ सच मेंबरशिप इज प्रेजेंट। और आर्टिकल अगर इसका पॉइंट 3 देखें तो एडजर्न द असेंबली है, सस्पेंड द मीटिंग है। तो इसमें से वो कोई एक भी ब्लैंक करके आपसे पूछ सकता है। 58 देखिए, रेजोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली को तहलील कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे किया जा सकता है, और अगर होगा तो वो 48 घंटे के अंदर अंदर उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। उसके बाद नो कॉन्फिडेंस वोट, इसके ज़रिए भी जैसे कि आप जानते हैं कि रिसेंटली अभी हमारे पास एक प्रेसिडेंट गुजरा है। अच्छा, उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर है नेशनल असेंबली की, ठीक है, ये मैंने 4 पॉइंट बना दिए इसमें। क्वालिफिकेशन है, अहलियत और नाअहलियत है, देख लें, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, नॉट लेस देन 25 ईयर एज होनी चाहिए, इन रोल एज वोटर। हाँ, एक बात याद रखें, MNA और MPA की जो एज है उसका खास क्या रखेंगे आप। आगे डिस्क्वालिफिकेशन है, नाअहलियत है, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, किसी तरह के दिवालिया नहीं होना चाहिए, डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, और सजा याफ्ता नहीं होना चाहिए। और ऑथ ऑफ मेंबर्स मैंने बता दिया था, इन सब का जिक्र कहाँ है 3rd शेड्यूल में। अब मनी बिल की तरफ आते हैं। मनी बिल आप जानते हैं कि सबसे पहले विदाउट अमेंडमेंट अगर पास होता है, प्रेजेंट टू प्रेसिडेंट, जाहिर सी बात है अगर कोई एक हाउस सेकंड हाउस को कोई बिल पास यानी करवाने के लिए भेजता है और वो किसी भी तरह की कोई अमेंडमेंट नहीं करता, तो जाहिर सी बात है सीधा कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। किसके लिए, फॉर असेंट, ठीक है। उसके बाद बिल इज रिजेक्टेड इज नॉट पास, और अगर बिल किसी वजह से रिजेक्ट हो जाता है या वो कोई अमेंडमेंट नहीं कबूल करता तो उनके पास कितने दिन है, 19 डेज है। और उसके बाद फिर वो जॉइंट सेशन बुलवाएंगे, उसके बाद फिर वो वोटिंग करेंगे। वोटिंग के लिए मेंबर, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट होना ज़रूरी है। उसके बाद
प्रेजेंट किया जाएगा किसको जी, सदर को। उसके बाद फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट दी जाएगी और 4th स्केड्यूल में इसका जिक्र है, ये आप देख लेंगे। इसी तरह प्रोसीजर जॉइंट सीटिंग, इसका क्या तरीक़ेकार होगा, इसमें 3 मैंने बना दिए पॉइंट्स, देख लेंगे ज़रा आप। 73 है मनी बिल, फाइनेंस बिल, एनुअल बजट स्टेटमेंट, नेशनल असेंबली, कॉपी ट्रांसमिट टू सेनेट 14 डेज के अंदर अंदर देगा। प्रेसिडेंट असेंट बिल विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर अंदर वो उसको साइन करेगा। और अगर वो फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से ज्वाइंट सेशन अगर वो करता है, यानी कि आपस में तय करते हैं किसी तरह से, तो अगर वो साइन नहीं भी करता तो 10 दिन के बाद अंडरस्टूड सी बात है, उसको वो ला समझा जाएगा। फेडरल कंसोलिडेट फंड, इसमें से भी एक MCQ ऑलमोस्ट पूछा जाता है। ये वो तमाम अखराजात है जहाँ से, यानी कि जितने भी रेवेन्यू हमारे पास रिसीव होता है फेडरल गवर्नमेंट के पास, थ्रू टैक्स है, लोन राइज है, या कोर्ट फीस की मद में, या किसी भी तरह का हमारे पास जो पैसा रेवेन्यू जनरेट होकर आता है ना, उसको हम किस में शुमार करते हैं, फेडरल कंसोलिडेट फंड में। अब अगर हम इसे देखें कि इसकी कस्टडी किसके पास है, तो फेडरेशन गवर्नमेंट के पास है, रेगुलेटेड बाय एक्ट, और मजलिस शूरा पार्लियामेंट इसकी हिफाजत करती है। एनुअल बजट में क्या है जी, एवरी फाइनेंशियल ईयर है, और एक्सपेंडिचर, यानी कि जितने भी अखराजात होंगे, जो मामला होंगे, वो जाहिर सी बात है इसी में से निकाले जाएंगे। 81 देख लें आप। अच्छा ये 81 है, ये नहायत इंपॉर्टेंट है। सवाल ये है कि अखराजात जो हैं वो किस किस के अदा किए जाएंगे। नंबर 1 पे सदर है और उसके ऑफिस का जो खर्चा है वो निकाले जाएंगे। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसका एक्सपेंस, उनकी तनख्वाहें निकाली जाएंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन सेनेट है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ये 6 वो लोग हैं जिनकी तनख्वाहें कहाँ से निकाली जाएंगी, कंसोलिडेट फंड से। अब इसमें से वो MCQ पूछ सकता है कि क्या प्राइम मिनिस्टर की सैलरी भी यहाँ से होगी, तो जवाब होगा नन ऑफ देम। तो आप ये देख लें, सिर्फ प्रेसिडेंट की सैलरी और प्लस उसके ऑफिस के जो जितने भी एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर अखराजात हैं, वो यहाँ से निकाले जाएंगे। तो ये आप इसको ज़रा तहम्मुल से पढ़ेंगे, इंशाल्लाह याद हो जाएगा। आगे फाइनेंस कमेटी है, उसमें मेंबर कौन कौन होंगे। अगर नेशनल असेंबली की बात की जाए तो स्पीकर और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। इसी तरह सेनेट की अगर बात करते हैं तो इसमें जो मेंबर्स फाइनेंस कमेटी होगी वो 2 लोग हैं, चेयरमैन है और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है। 89 पावर ऑफ ऑर्डिनेंस है। तो अगर इसमें सवाल ऑलमोस्ट पूछा जाता है वो देख लें। एज पर आर्टिकल 89 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, व्हेन प्रेसिडेंट में पास एन ऑर्डिनेंस, कब पास कर सकता है, व्हेन द असेंबली हैज बीन डिसॉल्व, जब असेंबलियां तहलील हो जाएं, या व्हेन द असेंबली इज नॉट इन सेशन। तो दोनों ही इसके आंसर हैं, बोथ ए एंड बी। उसके बाद मैंने एक चार्ट बना दिया ऑर्डिनेंस का, ये जरा आप देख लें, इसको आप तहम्मुल से देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ये फ्रूटफुल रहेगा। कौन बनाता है, प्रेसिडेंट बनाता है, अंडर आर्टिकल 89 है, 120 दिन का ऑर्डिनेंस होता है। पावर टू रिपील है इसमें, प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। उसके बाद कितने दिन का एक्सटेंड किया जा सकता है ये मैंने मेंशन कर दिया। अब अगला जो सेट है वो है द जुडिकेटर, द कोर्ट्स, आर्टिकल 175 टू 212B। आप देख लें, अदालतों का क़याम और अख्तियार समात है। इसी तरह ये जो अमेंडमेंट मैंने बताया कि 24, ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि आपके पास बुक जो है वो ओल्ड है, या आप ओल्ड MCQ से तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके मार्क्स कम आए। तो ये मैंने अमेंडेड बुक के साथ कंपेयर करके बना दिए हैं ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो हासिल कर लें। ये देख लें ज़रा, ये पूरी लिस्ट डाल दी है मैंने 26 अमेंडमेंट जो अब आई है 2024 में, उसके मुताबिक। इसी तरह अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट है, कितने मेंबर चाहिए वो मैंने मेंशन कर दिए हैं। या आप आराम से इसको वीडियो को डाउनलोड करें और एक नोटबुक लें, अपने हाथ से इसको बनाने की कोशिश करें और 10 में से 10, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप मेहनत करेंगे तो ही मेहनत आपकी रंग लेके आएगी। अगर आप इसको रट्टा मारने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबल है कि आप इसमें से मैक्सिमम मार्क्स ना ले पाएँ। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उसके मेंबर्स कितने हैं। उसके बाद फेडरल शरीयत कोर्ट के मेंबर्स कितने हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसकी तश्कील कैसी होती है ये देख लें। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कैसे किए जाते हैं, ओथ जो है वो कौन लेगा, रिटायरमेंट एज
ये 65 है जो ये देख लेंगे आप सुप्रीम कोर्ट की है, और 62 हाई कोर्ट की है, ये आप याद रख लेंगे। आपने इसको इंग्रेडिएंट के साथ ही याद करना है, और कोशिश करके अगर ये चार्ट आप खुद से लिख लेते हैं तो ये मैक्सिमम आपका आधा या 1 घंटा लेगा, और उसके बाद मैं दावे से कहूँगा कि इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि MCQs अगर आप पढ़ेंगे ना तो ये आसानी से तैयार होंगे आपके। अब ये देखिएगा, हाई कोर्ट के जो ये जस्टिस है इसका कौन लेगा? गवर्नर लेगा। अब देखिए, जब आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की थी तब प्रेसिडेंट था, अब यहाँ पर कौन है? गवर्नर। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपने हाईलाइट रखनी है। रिटायरिंग एज 62 है इसकी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये क्यों दी जाती है? किसी भी तरह की कोई अब्यूज़ है, इंटरफेरेंस है, ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई डिसओबीडेंस, कोई भी स्कैंडलाइज, ऐसी तमाम मामला में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो हक है वो यूज़ हो सकता है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी नहीं लगी तो आप अपनी राय के साथ ज़रूर करिएगा, ताकि इसको मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है, ये वो कैंडिडेट जो फ़ीस अफोर्ड नहीं करते या जो गेट की तैयारी करने में उनको मुश्किलात का सामना है, तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ उन्हीं की रहनुमाई करना था, ताकि वो आराम से इसको वीडियो को देखें और घर बैठ के 10 में से 10 नंबर हासिल कर सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।